अलेक्जेंडर ने लगातार 2 जंग पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जीत चुका था, जिसमें पहला था बैटल ऑफ ग्रेनिकस और दूसरा था बैटल ऑफ आइसस। पर्शिया के वेस्टर्न एरिया पे कब्जा करने के बाद अब अलेक्जेंडर पर्शियन किंग दरायस से भिड़ने के लिए पर्शिया के ईस्ट के तरफ बढ़ना शुरू किया। और इसी दौरान अलेक्जेंडर को ये खबर मिला कि दरायस अपने सेना के साथ जंग करने के लिए गाउगामेला में तैनात है, जो कि आज इराक का हिस्सा है। अब दरायस के पास अलेक्जेंडर को रोकने के लिए ये आखिरी चांस था और अलेक्जेंडर को पर्शियन एम्पायर पे जीत हासिल करने के लिए ये आखिरी लड़ाई था। यहाँ दरायस ने ओपन ग्राउंड में जंग लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि इसके सेना में लगभग 1 लाख लोग थे, जो कि पूरे पर्शिया के अलग अलग जगहों से लाए गए थे, जिसमें पैदल सेना बेबीलोनिया और सीरिया से थे, घुड़सवार सेना आर्मीनिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया से थे, फिर इसके पास 200 रथ सेना थे, यहाँ तक कि वार एलिफेंट्स भी थे। और इस बार इसने अपने फौज को वेल ट्रेंड करवा के लाया था। और इसके सामने अलेक्जेंडर के सेना काफ़ी छोटे लग रहे थे, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास दरायस के सेना के मुकाबले आधे सेना भी नहीं थे। यहाँ अलेक्जेंडर के सेना वैसे ही तैनात थे जैसे हमेशा की तरह होते थे। लेफ्ट विंग में थ्रेसियन और थिसेलियन हॉर्स राइडर थे, सेंटर में भाला चलाने वाले सेना थे जिनके पास 18 फुट का भाला था। राइट विंग में अलेक्जेंडर अपने खास हॉर्स राइडर और पैदल सेना के साथ था। और इस तरह से अब जंग शुरू होता है और अलेक्जेंडर अपने राइट विंग को लेकर पहला अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस तरफ से पर्शियन एम्पायर के लेफ्ट विंग अलेक्जेंडर से टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी दौरान दरायस अपने रथ सेना को अटैक करने के लिए आगे भेजता है। और जैसे ही ये रथ सेना ग्राउंड के सेंटर में पहुंचते हैं, वैसे ही मैसिडोनियन आर्मी इन पे अपना भाला बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर इनके नज़दीक पहुंचते ही मैसिडोनियन आर्मी इनको चकमा देने के लिए इनसे भिड़ने के बजाय इनके रास्ते को क्लियर कर देते हैं और ख़ुद को नुकसान पहुंचाए बिना इनको यहाँ से गुजरने देते हैं। और जैसे ही पर्शिया के ये रथ सेना मैसिडोनियन फौज के नज़दीक से गुजर जाते हैं, वैसे ही अलेक्जेंडर पैदल सेना को लेकर पर्शियन आर्मी के सेंटर में उनके सबसे कमज़ोर सेना पे अटैक कर देता है। और अलेक्जेंडर के अचानक इस खतरनाक हमले से पर्शियन सेना में खलबली मच गई और पर्शियन आर्मी अब इधर उधर भागने लगे और दरायस भी इनके साथ भागने लगा। फिर अलेक्जेंडर सीधा दरायस को अपना टारगेट बना लेता है और दरायस को ख़त्म करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन अलेक्जेंडर के लेफ्ट विंग अब मुसीबत में पड़ चुके थे। यहाँ परमिनियन को पर्शियन के हॉर्स राइडर का भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पर्शियन सेना इनको चारों तरफ से घेर चुके थे। फिर अलेक्जेंडर दरायस का पीछा छोड़कर अपने लेफ्ट विंग को बचाने आ गया और पर्शियन हॉर्स राइडर को मुकाबले का टक्कर देने लगा। और अब यहाँ दरायस के भागने का खबर पूरे युद्ध के मैदान में फैल गया था। और ये खबर मिलने के बाद पर्शिया के आखिरी घुड़सवार सेना भी लड़ना छोड़कर भागना शुरू कर दिए। और इस तरह से अलेक्जेंडर ने इस युद्ध में एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया था। और इस जंग का नाम पड़ा बैटल ऑफ गाउगामेला, जिसमें अलेक्जेंडर के सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन दरायस के हजारों लोग मारे गए थे। और इस तरह से अब अलेक्जेंडर ने दरायस के सारे सेना को ख़त्म कर दिया था। और फिर अलेक्जेंडर पर्शिया का मेन कैपिटल बेबीलोन के लिए रवाना हुआ। और बेबीलोन पहुंचने पे यहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर को अपने नए किंग के रूप में एक्सेप्ट किया। और फिर सूसा पहुंचने पे यहाँ के लोगों ने पर्शिया के रिवाज के अनुसार अलेक्जेंडर को राजगद्दी पे बिठाया। फिर 330 BC की शुरुआत में इसने जैग्रोस के माउंटेन को पार करते हुए पर्शिया का सेरिमोनियल कैपिटल परसेपोलिस पहुंचा। अलेक्जेंडर शुरुआत में पर्शियन के सामने उनके लिबरेटर के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन बाद में इसने परसेपोलिस को जलाने का आदेश दे दिया।
क्योंकि परसेपोलिस के ही लोगों ने 480 BC में पर्सिया के तरफ से ग्रीस पे हमला किया था और इन्होंने ही एथेंस के सीक्रेट टेम्पल को जलाया था। और अब अलेक्जेंडर नॉर्थ में मीडिया के तरफ रवाना हुआ, जहाँ का एक रॉयल सिटी एकबटाना में दरायस छिपा हुआ था। और अब अलेक्जेंडर ने दरायस को पकड़ने के लिए एकबटाना पहुंचा, लेकिन दरायस पार्थिया, बैक्ट्रिया और स्कोडिया से एक नए सेना का झुंड बनाने की उम्मीद में पर्सिया के ईस्ट में भागना शुरू किया और अलेक्जेंडर ईस्ट की तरफ इसका पीछा करता रहा। लेकिन अचानक रास्ते में ही अलेक्जेंडर को दरायस का डेड बॉडी मिला और ये खबर मिला कि दरायस के अपने ही गवर्नर बेसस ने उसका हत्या कर दिया और पर्सिया के पूर्वी राज्य बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्कोडिया पे कब्जा करके खुद को वहां का बादशाह घोषित कर लिया। फिर अलेक्जेंडर ने अब दरायस के डेड बॉडी को रीति रिवाज से रॉयल टॉब में दफनाने का आदेश दिया और कुछ महीने के लिए अपने मिशन को यहीं पे रोक दिया और पर्सिया के अलग अलग राज्यों पे शासन करने के लिए गवर्नर को चुना, जिसमें कुछ लोग पर्सिया के भी थे, जिसपे अलेक्जेंडर को भरोसा था। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर अपने मिशन को कंटिन्यू किया और पर्सिया के पूर्वी राज्यों को हड़पने वाला बेसस को खोजकर उसे मारने के लिए पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया और जहां से ये दुनिया खत्म होता है वहां तक जाने का फैसला लिया। अब अलेक्जेंडर सबसे पहले आर्या पहुंचा, जहां का गवर्नर सती बरजानस ने अपने राज्य को अलेक्जेंडर को सरेंडर करने से इनकार कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर ने सती बरजानस को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया और आर्या पे कब्जा करके यहाँ एक नया शहर का खोज किया, जिसका नाम पड़ा अलेक्जेंड्रिया आरियाना। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर फ्राडा पहुँचा, जहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलकर इसके सामने आया और वो ये था कि 6 साल पहले मैसिडोनिया का बादशाह यानी अलेक्जेंडर का फादर फिलिप को उसके अपने ही बॉडीगार्ड ने कत्ल कर दिया था। और वो बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि मैसिडोनियन सेना का घुड़सवार सेना का कमांडर फिलोटस था, जो कि अलेक्जेंडर को ग्रीस का बादशाह बनाने के लिए फिलिप का हत्या किया था। लेकिन जब फिलोटस को टॉर्चर करने पे उसने अलेक्जेंडर के सामने इस बात को कॉन्फ्रेस कर लिया, तभी अलेक्जेंडर ने फिलोटस को जान से मरवा दिया और फिर 329 BC में इसने बेसस को खोज कर मारने के लिए आगे बढ़ा और रास्ते में एक शहर का खोज किया जिसका नाम पड़ा अलेक्जेंड्रिया आराकोसिया, जो कि आज अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। फिर इसके बाद कुंदुज पहुंचने पे बेसस के अपने ही बॉडीगार्ड ने उसे बंदी बनाकर अलेक्जेंडर के हवाले कर दिया और फिर बेसस को मौत का सजा दिया गया। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर सोकडिया के लिए रवाना हुआ, जो कि आज ताजिकिस्तान का हिस्सा है। और सोकडिया पहुंचने पे यहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर से टकराने के लिए तैयार हो गए और अलेक्जेंडर इन सब को मारकर सोकडिया पे कब्जा कर लिया। और इस तरह से अब अलेक्जेंडर ने पूरा पर्शियन एम्पायर पे कब्जा कर लिया था। और यहाँ सरहद पे अचानक सैक्थियंस के लोग अलेक्जेंडर से टकराने आ गए और फिर जेक्सार्टी के नज़दीक एक भयंकर जंग हुआ जिसमें जीत अलेक्जेंडर का हुआ। और अब यहाँ मैसिडोनिया के बहुत सारे सेना अलेक्जेंडर से नाराज हो रहे थे, क्योंकि ये लोग पिछले कई सालों से अपने घर से दूर थे, लेकिन इनके बादशाह सिर्फ जंग लड़ने पे और जीत हासिल करने पे फोकस कर रहा था। फिर 327 BC में ये वेक्ट्रिया पहुंचा, जहां अलेक्जेंडर को वेक्ट्रिया का एक प्रीस्ट की बेटी पसंद आ गई जिसका नाम था रोक्साना। और अलेक्जेंडर ने यहाँ रोक्साना से शादी कर लिया और इनके शादी का असल कारण राजनीतिक एकता भी था, जिसके वजह से अब बैक्ट्रिया के लोग अलेक्जेंडर के खिलाफ विरोध करना बंद कर दिए और उसके सपोर्ट में आ गए। आज से 2300 साल पहले एंशिएंट जियोग्राफर्स का ऐसा मानना था कि जहां से हिंद महासागर शुरू होता है वहां से ये धरती खत्म हो जाता है। इसलिए अलेक्जेंडर का आखिरी मंजिल अब इंडिया था और यहां तक पहुंचने के लिए उसे हिंदू कुश माउंटेन को पार करना होगा और इंडस रिवर वैली तक पहुंचना होगा। यहाँ से मैसिडोनियन आर्मी 2 भाग में बट गए और इन दोनों ने यहाँ एस्पाइसी और सिकिनी के खिलाफ जंग जीता। फिर अलेक्जेंडर ने सागा पे जीत हासिल किया, जहां एक रानी का शासन था और उसका नाम था सिलियोफिस।
जिसने अलेक्जेंडर से एक बेटे को जन्म दिया था और बाद में उसे यहाँ का शासक बना दिया। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर टैक्सिला पहुंचा, जहाँ का शासक अलेक्जेंडर के साथ मिलकर पंजाब के राजा पोरस के खिलाफ जंग करने का फैसला लिया। और फिर कुछ ही दिनों बाद जंग शुरू हुआ और इस बार अलेक्जेंडर को पोरस से टकराना बहुत महंगा पड़ गया। ये अलेक्जेंडर के लिए अब तक का सबसे घातक लड़ाई रहा, क्योंकि इस जंग में अलेक्जेंडर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके हॉर्स राइडर पोरस के वार एलिफेंट्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह अलेक्जेंडर ने अपने जान की बाजी लगाकर जंग लड़ा और पोरस के खिलाफ जीत हासिल कर लिया। और इस जंग का नाम पड़ा बैटल ऑफ हाइडास्पेस। पंजाब पे जीत हासिल करने के बाद अब अलेक्जेंडर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन इस जंग के बाद अब मैसिडोनियन आर्मी अलेक्जेंडर के खिलाफ विरोध करने लगे, क्योंकि इसके सेना अब तक हजारों किलोमीटर का सफर कर चुके थे, अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, पानी के जैसा अपने खून बहा चुके थे, लेकिन पिछले 8 सालों से इन्होंने अपने घर और परिवार का एक झलक भी नहीं देखा था। और इसलिए अब ये लोग अलेक्जेंडर के साथ आगे जाने से मना कर दिए और इस तरह अलेक्जेंडर को अपने सेना से मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ से इसने नदियों के जरिए समुद्र तक पहुँचा, जिसमें अलेक्जेंडर को 10 महीने लगा। यहाँ समुद्र के किनारे पहुँचने पे इसके आधे सेना पानी जहाज से समुद्र के रास्ते से गए, जो कि एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा बन गया, क्योंकि इनसे पहले किसी ने भी भारत से पर्शिया तक समुद्र के रास्ते से नहीं गया था। और आधे सेना अलेक्जेंडर के साथ गेड्रोसिया के रेगिस्तान से होते हुए गए और इस सफ़र के दौरान तपती हुई गर्मी और पानी की कमी के वजह से इसके काफ़ी सेना मारे गए। फिर इसके बाद परसेपोलिस लौटने पे अलेक्जेंडर ने यहाँ के गवर्नर को जान से मार दिया, क्योंकि वो गलत रूप से यहाँ पे शासन कर रहा था और यहाँ के टेम्पल्स और टॉम्ब्स को लूट रहा था। फिर इसके बाद सूसा पहुंचने पे ग्रीस और पर्शिया के रिश्ते को सलामत रखने के लिए इसने मैसिडोनियन आर्मी के 80 ऑफिसर्स को पर्शियन औरतों से शादी करवाया और अलेक्जेंडर खुद यहाँ 2 पर्शियन औरतों से शादी किया। और जो सेना युद्ध में मारे गए थे उनके परिवार को भारी मात्रा में धन और दौलत दिया और अपने नए एम्पायर के 30,000 नौजवान लड़कों को मैसिडोनियन आर्ट ऑफ वार के लिए ट्रेंड करने का आदेश दिया। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर पर्शिया का मेन कैपिटल बेबीलोन के लिए रवाना हुआ, जहां दुनिया के हर जगह के लोग अलेक्जेंडर को उसके बहादुरी का इनाम देने आए थे, जिसमें इथोपियंस, लाइबियन, लुकेनियंस, ट्रूस्कैंस, गॉल्स और आइबेरियन के लोग थे। और इसी दौरान अलेक्जेंडर को रोक्साना से एक बेटा जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी ने अलेक्जेंडर को पॉइजन दे दिया और सिर्फ 32 साल के ही उम्र में इसका मौत हो गया। अलेक्जेंडर को मरने से पहले जब उससे ये पूछा गया था कि आपके मरने के बाद आपका ये एम्पायर किसे सौंपा जाएगा, तो उसने जवाब दिया था सबसे ताकतवर इंसान को। और इस तरह से अलेक्जेंडर का मौत एक ऐतिहासिक मौत बन गया, क्योंकि इसने अपने किसी भी जंग में हार कर नहीं मरा था और इसका इज्जत एक ब्रिलियंट नीडर कमांडर के जैसा बरकरार रहा, जिसने अपने जीवन में बिना रुके लगातार 10 साल तक जंग लड़ा और अपने एम्पायर को ग्रीस से खींचकर मॉडर्न पाकिस्तान तक लेकर गया।